रखिए वो ग्राफ है, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। तो जो मशीन है मशीन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि मशीन में जो पेपर की स्ट्रिप निकलती है जिस पर ईसीजी का पूरा डाटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, देखे ना, कोई सबने देखा होगा, ईसीजी मशीन में एक स्ट्रिप निकलती है, उस पर हार्ट की एक्टिविटी का डाटा होता है। उस स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है, जबकि वो ग्राफ है। तो आप इसको अपोजिट समझिएगा कि मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर पर स्ट्रिप पर रिप्रेजेंटेशन आता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट होती है ईसीजी की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या एक टेक्निक है, ये क्या है? एक टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा क्या किया जाता है, कोई बताएगा? इसी से हम लोग क्या करते हैं? हार्ट की एक्टिविटी को मापते हैं। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की एक्टिविटी क्या है, ठीक है, किस तरीके से हार्ट काम कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो इसमें क्या मेजर करते हैं? इसके द्वारा मेजर किया जाता है, नापा जाता है। मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हमने एक वर्ड लिखा इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? हार्ट में जो ऐसे नोड है, एबी नोड है, अगर हार्ट ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा तो एक्टिविटी अच्छी होगी, हार्ट इंपल्स कम जनरेट करेगा तो एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा। समझ में आया? तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापने का तरीका क्या है? ईसीजी है। समझ में आ रहा है? आइए अब देखिए, जब ईसीजी किया जाता है तो क्या करते हैं? यहां क्लंप लगाते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। आपका ये रिस्ट है, ठीक है, दोनों रिस्ट में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? मशीन को सिग्नल देते हैं, डाटा। आखिर उस मशीन में सिग्नल, आपकी बॉडी से सिग्नल जाएगा, ठीक है, तभी तो मेजर करेगा। तो सिग्नल या इंपल्स को लेने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोड लगाते हैं दोनों रिस्ट में, और लेफ्ट एंकल में लगाते हैं। जो लेफ्ट एंकल है, एंकल समझते हैं ना, ये वाला, ये जॉइंट, ठीक है, पैर का तलवा के ऊपर जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंकल जॉइंट। इतना नहीं आता, बताइए। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? अगर नॉर्मल ईसीजी किया जा रहा, ध्यान सुनिएगा, अगर ईसीजी नॉर्मल किया जा रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं? 3 इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, या फिर बुक में लिखा गया होगा 3 लीड यूज किया जाता है, लीड्स यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड कहां लगाते हैं? टू ऑन रिस्ट। 2 इलेक्ट्रोड आपके रिस्ट में लगते हैं, हर रिस्ट में एक एक इलेक्ट्रोड लगता है, ठीक है, और 1 इन 1 एट लेफ्ट एंकल। जो बायां एंकल है उस पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर डिटेल करना है, डिटेल करने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ईसीजी करनी है, प्रॉपर वे में करनी है, तो आपको मल्टीपल लीड्स लगाना पड़ेगा, मल्टीपल इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। तो मल्टीपल इलेक्ट्रोड कहां लगेंगे? चेस्ट एरिया में। कभी ईसीजी करते देखे होंगे ना, लीड लगाते हैं यहां यहां यहां, 6 लीड लगाई जाती है चेस्ट में, ठीक है, और बाकी 3 लीड कहां है? 2 हाथ में, रिस्ट में, और एक लेफ्ट एंकल में लगती है। तो अगर डिटेल स्टडी करनी है, याद रखिएगा, फॉर डिटेल इवैल्यूएशन, अगर हार्ट का आपको इवैल्यूएशन विस्तृत करना है, ढंग से करना है,
तो क्या करेंगे, मल्टीपल लीड्स यूज करेंगे ऑन चेस्ट रीजन। कहां पर, चेस्ट पर। और लगभग कितनी होती हैं वो, 6 लीड्स होती हैं। और लीड्स क्या है, इलेक्ट्रोड है। ईसीजी में जो लगाया जाता है क्लम्प, चिमटे की तरीके से होता है, ऐसे लगाते हैं, वो इलेक्ट्रोड होता है। क्या नापता है वो, यहां आर्टरी है कि नहीं है, आर्टरी, ठीक है। तो हार्ट जितनी बार बीट करेगा वो उतनी बार आपकी आर्टरी जो है वो भी क्या करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, एक्सपेंड करेगी जितनी बार हार्ट धड़केगा। तो हार्ट की एक्टिविटी को नापने का तरीका क्या है, आर्टरी के माध्यम से नाप सकते हैं। तो आर्टरी कुछ जगहों पर आपके शरीर में ऊपर होती है। आपकी गर्दन में आर्टरी क्या है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। रिस्ट में आपको ये आर्टरी दिख रही है, पैर के एंकल में आर्टरी होती है, ठीक है, ऊपर ही रहती है आर्टरी हर जगह बॉडी में, लेकिन कुछ जगहों पर स्किन के जस्ट नीचे दिखाई देगी। समझ में आ रहा, बाकी जगहों पर अंदर है। तो ये हो गया, 6 लीड लगभग लगाया जाता है। अब एक चीज और देखिए, एक सॉल्यूशन लगाते हैं, देखे होंगे जब इलेक्ट्रोड चिपकाते हैं तो एक सॉल्यूशन, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक पेट पर इस तरीके से सॉल्यूशन पलटते हैं ना, जेल, वैसे एक जेल लगाया जाता है यहां और चेस्ट में, तब लीड लगाते हैं। क्या काम है जेल का, वो जेल क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्या है वो, सिल्वर क्लोराइड। क्यों लगाया जाता है, उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कंडक्टिविटी समझते हैं ना फिजिक्स में, चालकता। सिग्नल यहां से, जो इलेक्ट्रोड है आपने लगाया यहां पर, इलेक्ट्रोड सिग्नल को यहां से पकड़ेगा। कहां से, आपकी जो आर्टरी है, आर्टरी के माध्यम से सिग्नल इलेक्ट्रोड में जाएगा, इलेक्ट्रोड से मशीन में जाएगा। तो सिग्नल अच्छे से आए, बढ़िया सिग्नल पकड़े वो इलेक्ट्रोड, उसके लिए पहले क्या लगा देते हैं, सिल्वर क्लोराइड का जेल लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी वही यूज किया जाता है। समझ में आया, जो मशीन को इस तरीके से घुमाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, वो जेल लगा होता है। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर फॉर डिटेक्शन ऑफ बेस्ट सिग्नल, अच्छा सिग्नल मिले, जेल यूज किया जाता है। जेल यूज्ड एट इलेक्ट्रोड, जो हम इलेक्ट्रोड जहां लगा रहे हैं वहां पहले एक जेल लगाएंगे। और जेल क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। क्यों यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, हाई है। कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है। समझ में आ रहा, लिखते रहा करो। कुछ लोग लिखते ही नहीं है, देखते हैं कहाँ नहीं चले, घर जाके पढ़ लेते हैं क्या, फिर टेस्ट में स्कोर आएगा बहुत, बॉटम से टॉप किया जाएगा। फिर क्या, टॉप तो करना ही है, चाहे ऊपर से करो चाहे बॉटम से करो। अब ईसीजी का ग्राफ जल्दी लिखिए, इसको लिख लिए हैं। देखिए ईसीजी का ग्राफ आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से बनता है। ये ऐसी होता ना, पेपर पर जो स्ट्रिप निकलती है, यही ग्राफ बार बार रिपीट करता है। पर स्ट्रिप देखे ना, बार बार ये एक हार्ट जितनी बार बीट करता है उतनी बार ये 1 मिनट में ग्राफ आएगा। अगर 1 मिनट में डॉक्टर ने कितनी ईसीजी 1 मिनट के लिए किया, कितनी देर किया, 1 मिनट, तो ऐसा कितना ग्राफ दिखाई देगा, 72 ग्राफ दिखाई देगा। जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार ग्राफ बनेगा। ये पूरा, ये एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल का कर्व है। एक कार्डिक साइकिल में आपको इस तरीके की पीक दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है ना, अगर हार्ट बीटिंग 60 टाइम हो रही है तो ऐसे 60 कर्व आपको दिखाई देंगे। अब यही कर्व समझना इसमें क्या क्या है। तो ईसीजी को नापने, ईसीजी के लिए हम कुछ लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेटर। हाँ, तो लेटर यूज किया जाता है फ्रॉम पी से लेकर के टू टी तक। कुछ लेटर को यूज करते हैं पी से टी तक के, कुछ लेटर, सब नहीं, पी से टी तक के कुछ लेटर को हम यूज करते हैं ईसीजी के डिटेल को समझने के लिए, ईसीजी की रिपोर्ट को समझने के लिए। देखिए कौन कौन सा ये, तो इसमें कितने कर्व आते हैं, पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां देखिए।
यहां पर देखिए, ये आपको आगे लाइट बहुत बढ़िया, ये आपको पी वेव है, ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये है टी वेव। मतलब आपको तीन वेव्स नजर आती हैं। वेव्स क्या है? ये पीक हैं, ये तीन पीक पॉइंट नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस कर्व को सीधा चला दूं तो इसमें कोई पीक है? कोई पीक नहीं है ना। पूरी लाइन क्या चल रही है? पूरी लाइन स्ट्रेट चल रही है। और ये स्ट्रेट लाइन कब चलती है? जब ऊपर आदमी पहुंचने जाता है तब चलता है ये स्ट्रेट लाइन। कंप्यूटर में, पिक्चर में, मूवी में नहीं देखे हैं, लाइन स्ट्रेट हो जाती है ना, स्क्रीन पर हो जाती है जब कहानी खत्म हो जाती है तब। तो इसमें कोई बीक नहीं आ रहा है, इसका मतलब हार्ट बीट नहीं कर रहा है। समझ में आया? हाँ, यहां पर आपको तीन वेव है, तीनों वेव देखिए, आप लिखेंगे NECG। ECG में कितनी वेव आती हैं? तो 3 वेव्स हैं या पीक हैं। पहला कौन सा है? पी वेव। दूसरा आपका है QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। और तीसरा है टी वेव। ये बहुत ध्यान से समझना, कुछ लोग आज नहीं आया ना, बस समझ में आता होता नहीं है। समझ में आया? हाँ, इससे क्वेश्चन इसी से आता है, अच्छा खासा मैचिंग वाला आता है। जो क्लास बंक कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए समस्या हो जाएगी। देखिए पी वेव क्या बताता है, एक चीज और जानिए, आपके शरीर में कोशिकाएं हैं, है ना। जो कोशिकाएं शरीर के उस हिस्से में होती है जहां पर कोई चीज फैलती या सिकुड़ती है। जैसे आपकी जो आर्टरी है, वो आर्टरी फैलती है, सिकुड़ती है ना। आपका जो आमाशय है, आपकी जो आहार नाल है, वो ऐसे ऐसे करती रहती है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनमें फैलाव और सिकुड़न होती है, ठीक। तो आप एक चीज जानिए, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, अगर कहे ये रेस्ट कंडीशन में, अगर मेरी मांसपेशी मसल्स रेस्ट है, कुछ नहीं कर रही हैं, तो रेस्ट कंडीशन में जो सेल होती है वो होती है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड जानते हैं क्या होता है? जैसे बाहर की साइड में प्लस रहेगा, अंदर की साइड में क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका झिल्ली रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट का मतलब जो आराम रहती है, तो बाहर वो प्लस रहती है, अंदर क्या रहती है? नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है, ये कहां पढ़ेंगे? ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले में पढ़ा जाएगा, ठीक। तो रेस्ट कंडीशन में ऐसा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। पोलैरिटी जानते हैं फिजिक्स में? पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज से संबंधित। तो यहां पर बाहर और अंदर अलग अलग चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, दो अलग अलग पोलैरिटी है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड है। ऐसे हार्ट है, हार्ट में मसल्स हैं कि नहीं है? है। तो जो मसल्स हैं वो क्या है? सेल से बनी है। किससे बना है? सेल। तो जो सेल होगी, हार्ट की मसल की जो कोशिका होगी, उसमें बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव होगा रेस्ट में, जब हार्ट रेस्ट में रहता है। समझ में आया? और इसी को अगर सिग्नल मिल जाए तो ये पोलैरिटी बदल जाती है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ये सिग्नल मिला कहां से? ऐसे नोड से। पढ़ा ना, हार्ट में ऐसे नोड होता ना, हार्ट बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब सिग्नल मिलेगा आर्टरी और वेंट्रिकल को, तो सिग्नल से इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? एट्रिया की वॉल की बदल जाएगी, वेंट्रिकल में जो सेल है उनकी पोलैरिटी बदल जाएगी। तो आप कहेंगे पहले था पोलराइज्ड, अब हो गया डीपोलराइज्ड। क्या हो गया? याद रखिए, अगर कहा जाए डीपोलराइजेशन, उसका मतलब होता है कि कहीं सिग्नल पहुंच गया, कहीं पर भी सिग्नल भेज दिया गया है, तो वहां जो कोशिकाएं हैं उनकी पोलैरिटी क्या हो गई? बदल गई। तो हो गया डीपोलराइज्ड। एक्साइट स्टेट, जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एक्साइट हो गया। वो क्या हो गया? एक्साइट। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां एक वर्ड लिख रहा हूं। ये वेव क्या बताता है? ये वेव ये बताता है डीपोलराइजेशन। यही रट लीजिएगा, यही बार बार आता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया।
सबसे पहले आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट में 4 चैम्बर, यहां लगा होता है ऐसे नोड, यहां से सिग्नल जाता है कहां पर, दोनों एट्रिया पर, और दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ना चालू करते हैं। तो जैसे ही सिग्नल पहुंचा तो ये एट्रिया क्या हो गए, एक्साइट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन हो गया इनके अंदर, इनको सिग्नल मिल गया। आ रहा है ना समझ में? तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक्साइटेशन से। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। तो होगा क्या इससे? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। एट्रिया में क्या स्टार्ट हो जाएगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। एट्रिया सिस्टोल कर रहा है। अब नहीं भूलेंगे ना इसको। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेशन या फिर सिस्टोल, एक ही चीज है। अच्छा, अब आप एक चीज बताइए, एट्रिया यहां सिस्टोल चालू किया कि यहां पर किया कि यहां पर किया? किस पॉइंट पर? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, किस पॉइंट पर एट्रिया में सिस्टोल स्टार्ट हुआ? बताओ सोच करके। बी की, ए की सी? ए पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है सिस्टोल, यहीं से देखो ये लाइन सीधी थी ना, सिस्टोल नहीं हो रहा, यहीं से तो उठना चालू हुआ कर्व। इसका मतलब यहां से चालू हुआ सिस्टोल और यहां जाकर के वो खत्म हो गया। तो एंड यहां पर हो रहा है, स्टार्टिंग यहां हो रही है। समझ में आया? इतनी देर तक इतना पीक बना, ये पीक समझते हैं इतना ऊपर क्यों? अगर मैं इसको उठा दूं, इतना ऊपर कर दूं तो इसका मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज हुआ है। जितना एट्रिया तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना सिग्नल, फिर से सुन लीजिए, एस ए नोड है यहां पर, इससे सिग्नल जितना तेज आएगा उतना ही एट्रिया तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये कर्व उतना ही ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं ना? कर्व ऊपर जाने का मतलब है कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन उतना ही तेज हो रहा है। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्लो किया, इसका मतलब कर्व छोटा बनेगा। देखिए, हाँ नहीं समझ में आया? किसी को झापड़ मार दीजिए तो दर्द कब ज्यादा होगा? जब तेज से मारेंगे। तो ये देखिए, ये पेन है, कितना पेन हो रहा है, ये कम हो रहा है क्योंकि सिग्नल धीरे से भेजा गया। तो जितना ऊपर से जाएगा उतना सिग्नल फास्ट आया, और यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। दूसरा क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स ये बताता है, अच्छा पहले क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है? पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? ये दोनों चैम्बर, जब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड। तो ये कितना टाइम लग रहा है इसमें? इसमें टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड का टाइम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसकी बारी आती है कॉन्ट्रैक्शन की? वेंट्रिकल। यहां से कर देखिए, यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये चीज क्या बता रही है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स बताता है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, भाई एक बार पहले दोनों एट्रिया कॉन्टैक्ट किया, इसके बाद किसकी बारी आई? वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करने की। तो वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ये वाला कर्व आएगा। ये कर्व ऊपर क्यों चला गया ज्यादा? क्योंकि नहीं ऊपर तक क्यों गया है इतना ऊपर तक? क्योंकि टाइम की बात नहीं है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है ना। एट्रिया स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल तेजी से करते हैं, क्योंकि उनको ब्लड कहां भेजना होता है? पूरे बॉडी में, तो इसलिए पीक ऊपर तक जाता है इनका। तो इसी को और कह सकते हैं आप क्या चीज? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में ना? वेंट्रिकल का सिस्टोल या डीपोलराइजेशन एक ही बात है। या आप कह सकते हैं वेंट्रिकल में एक्साइटेशन हुआ। क्या हुआ? एक्साइटेशन। कहां से चालू हुआ? यहां से। खत्म कहां हुआ? यहां। देखिए, अगर कहा जाए, क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा आपको, देखिएगा क्वेश्चन ये मिलेगा, देखिए कि एट द पॉइंट क्यू, बताइए एट द पॉइंट क्यू
वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है कि खत्म हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पॉइंट क्यू पर वेंट्रिकल का सिस्टोल पूरा नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, यहां जाकर के पूरा, तो यहाँ एंड हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये बीच का पॉइंट है, ये आर, ये कितना ऊपर तक गया ये आर बता रहा है, ठीक है। तो इतनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल करता है, उसके बाद जानते हैं दोनों आराम करते हैं। पिछली बार जो नहीं आए थे उनको नहीं पता होगा, बताया था ना, हार्ट कितनी देर तक आराम करता है? 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट के चारों चैम्बर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, एक बीट में, एक हार्ट बीट में। ऐसे लोग कहते हैं ना कि हार्ट कभी आराम नहीं करता, करता है, हर धड़कन में 0.4 सेकेंड का रेस्ट लेता है, वो यही है, ठीक। तो ये वाली जो पीक बता रही है, ये बताती है ज्वाइंट डायस्टोल को। क्या बताती है? ज्वाइंट डायस्टोल। बुक में और कुछ लिखा गया होगा, पढ़िए। टी वेव को लिखा गया है, ये बताती है वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर पढ़ लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मतलब ये वाला जो पीक है टी वेव, ये क्या बताती है? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अरे डायस्टोल होता है कि सिस्टोल? डायस्टोल। किसका डायस्टोल? वेंट्रिकल का। ये वेंट्रिकल का डायस्टोल बताता है, ठीक। और इसी को लिख सकते हैं और ज्वाइंट डायस्टोल। अगर कहा जाए ज्वाइंट डायस्टोल की कर्व पी कौन सी है, वही वाली है, क्यों बता सकते हैं? जितनी देर तक वेंट्रिकल आराम करता है उतनी देर तक एट्रिया भी तो रेस्ट करता है, नहीं करता है? वेंट्रिकल में जितनी देर तक रिलैक्स आएगा उतनी देर तक एट्रिया में भी रिलैक्स आएगा। एट्रिया जबकि ज्यादा रिलैक्स करता है 0.7 सेकेंड तक के लिए, और वेंट्रिकल केवल 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करता है। तो ये वाला पीक बताता है ज्वाइंट डायस्टोल को, या फिर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन बताता है। अब एक चीज इसमें नहीं है, बताइए क्या नहीं है? इसमें एक पीक आपको नहीं दिख रही, वो कौन सी पीक गायब है इसमें? सोच के बताइए, एक पीक गायब है इसमें से। देखिए, एट्रिया का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, एट्रिया का रिपोलराइजेशन गायब है ना? एट्रिया जब रिलैक्स करता है उस समय भी तो कोई कर्व बनता होगा, पीक वो कहां है? वो तो नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा पीक नहीं दिखता है इसमें? एट्रिया रिपोलराइजेशन का आपको पीक नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? वो दिख ही नहीं सकता। आता है, बनता तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है हमको, क्योंकि वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ढक लिया जाएगा। किसके द्वारा? देखिए, अच्छा एक चीज समझिए पहले, फिर से देखिए, ये 4 चैम्बर, ये एट्रिया, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पीक कौन सा आएगा? पी। उसके बाद किसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया क्या करेंगे उस समय? तब रिलैक्स करेंगे ना। तो यहीं पर इसी में ही वो वाली पीक भी अंडरस्टूड है। मतलब जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो ये रेस्ट करते हैं, इनका जो पीक आता है वो छोटा सा बनेगा। और छोटा मैं बना के दिखाऊं, देखिए, ये मैं दूसरे कलर से, देखिए, ये लाल रंग से मैंने पीक बनाया छोटा सा। बताओ, ये वाला पीक येलो वाला लाल रंग को ढका हुआ कि नहीं ढका है? ढक लेता है, उसको ढक लेता है, वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि जिस समय वेंट्रिकल का पीक बनेगा उसी समय एट्रिया का रिलैक्स वाला पीक बनेगा, वहीं बनेगा, दिखेगा नहीं बस वो। तो यहां लिख लीजिएगा एक चीज कि नोट करके, नो पीक, कोई पीक नहीं दिखता है, विजिबल नहीं होता है। किसका? ऑफ एट्रिया रिपोलराइजेशन, ठीक है। रिपोलराइजेशन का मतलब डायस्टोल से है, डायस्टोल से है।
क्यों? बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज इट इज सुपर इम्पोज्ड माने ढक लिया जाता है बाई क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उससे ढक लिया जाएगा वेंट्रिकल के पीक से। बस इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन आएगा, इतना ही ध्यान रखिएगा। हाँ, एक लाइन जो अक्सर क्वेश्चन में आती, बहुत ध्यान सुनिएगा, अक्सर मिलता है आपको, जो लाइन बुक में लिखिएगा ये अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। यहां तक हो गया? जल्दी लिखो, बढ़ा दें, आज क्वेश्चन कराना, इसके बाद फिनिश करें क्वेश्चन। लाइट तो ये है, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिए, एंड ऑफ द टी वेव, जब टी वेव एंड होती है, पढ़िए लाइन को, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, लाइन क्या लिखा हुआ है? मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, ये लिखा ना। देखिए टी वेव, अब जहां पर टी वेव खत्म हो रही है, अच्छा एक चीज बताइए, ये टी वेव है, ये किसकी है? एट्रिया की है कि वेंट्रिकल के लिए है? वेंट्रिकल का डायस्टोल, उसका पीक है, ठीक। तो जहां टी वेव खत्म हो जाती है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आप यही कहेंगे कि डायस्टोल यहां चालू हुआ और डायस्टोल यहां खत्म। यही तो अभी तक समझा रहे हैं ना कि डायस्टोल इस पॉइंट से चालू हो रहा है, यहां खत्म, लेकिन उसने लाइन को बदल दिया है। लाइन को लिखा है कि टी वेव जहां खत्म होती है, वो पॉइंट ये बताता है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया। अब ये क्या चीज है, कोई समझाएगा इस लाइन को? एंड ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। लाइन को लिख लो, देखो जी, यहां नोट करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये लाइन सबको नहीं समझ में आती है, कोई बता दे, हमको समझा दे। जो सब वेंट्रिकल का वो रिलैक्स हो गया है। हाँ, सिस्टोल का मतलब जानते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे देखिए, ये पीक अभी टी वाली आई थी ना, टी वाली यहां खत्म हो गई, जहां खत्म, इसका मतलब कि सिस्टोल खत्म हो गया। जैसे अगर मैं कहूं, देखिए ये वेंट्रिकल पहले पिचका हुआ था ना, वेंट्रिकल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, सिकुड़ा हुआ है। अब वेंट्रिकल धीरे धीरे फूल रहा, लास्ट में अब नहीं फूलेगा, जितना फूलना था फूल गया। तो आप क्या कहेंगे कि इसका सिस्टोल खत्म हो गया, मतलब जो सिकुड़न थी वो खत्म हो गई, समझ में आया ना? सिस्टोल फिनिश हो गया। यहां पर आकर के वेंट्रिकल पूरा फूल जाता है ना, यहां से फूलना चालू करता है। देखिए पहले सिकुड़ा है वेंट्रिकल, दोनों अब फूल रहे हैं, तो यहां से वो फूलना चालू करेगा और जब यहां पहुंचेगा तो पूरा फूल जाएगा वेंट्रिकल। तो कहेंगे जब पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया तो उसमें सिस्टोल कहां रह गया? सिस्टोल तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तो समाप्त हो गया ना भाई। या तो कहीं जैसे कोई भी चीज फैल रही है तो कहेंगे वो फैल तो रही है, साथ में उसमें जो संकुचन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और जब पूरा वो एक्सपेंड कर जाएगा, संकुचन पूरा खत्म, फुल्ली एक्सपेंड हो गया, अब कोई संकुचन नहीं रह गया, जरा सा भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है वेंट्रिकल में। आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि वेंट्रिकल में जरा सा भी क्या नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन बचा नहीं है, सब एक्सपेंड कर गया। तो ये लाइन, ये पॉइंट यही बताता है कि वेव यही खत्म हो रही है। अच्छा, ईसीजी का महत्व क्या है? क्या क्लिनिक हार्ट की एक्टिविटी को बताएगा इससे। अगर ये कर्व ईसीजी का सोचिए इस तरीके से हो जाए और देखिएगा ये, तो बताएंगे नॉर्मल कर्व है कि नहीं है। अगर कर्व ऐसा आया तो ये अब नॉर्मल हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है। कर्व कैसा आना चाहिए? एकदम एग्जैक्ट यही वाला कर्व आना चाहिए जो बनता है आपके, ठीक है। इससे हटके अगर कुछ भी आया तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है।
तो डॉक्टर जब दिखाएंगे, स्ट्रिप को दिखाते हैं तो बड़ा जल्दी जल्दी में देखते हैं। वो देखें कोई ईसीजी की रिपोर्ट दिखाइए, अच्छी एक बार देखेंगे उतना अनुभव हो जाता है कि वो देख लेते हैं कि पीक कहाँ है। और आप तो बड़ी गौर से लेंस लगा के उसको देखेंगे कि कितना ऊपर, तो पटरी लगाएंगे, स्केल नापेंगे कितना ऊपर तक गया है, वैसे ही देख लेते हैं। देख लेते हैं, मरने पे तो लाइन सीधी हो जाती है। हाँ डेड, हाँ ईसीजी तो क्यों नहीं, हार्ट को चेक करेंगे ना कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे हटके करवा रहा है कुछ भी, चाहे पीक छोटी हो गई, चाहे बड़ी हो गई, चाहे ये वाली बहुत नीचे चली गई, ये छोटा या बड़ा कुछ भी हुआ, हार्ट डिस्टर्ब है। 1 मिनट में कितनी बार ये पूरा यहां से यहां तक पीक आएगा? 72 बार। 72 बार ऐसा आपको कर्व नजर आएगा। 72 कर्व में आपको 72 टाइम। अच्छा, 1 मिनट में कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कोई बताएंगे कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा 1 मिनट में? 72। अरे भाई 72 बार ये रिपीट करेगा ना लगातार। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये 1 मिनट में 120 आ रहा है, इसका मतलब हार्ट बहुत तेज काम कर रहा है, बीपी हार्ट रेट बढ़ गया है। स्लो है तो स्लो, नंबर ऑफ बीट कम आएगी। एक क्वेश्चन मिलेगा, देखिए कहीं आपको कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, बताइए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है। एक ऑप्शन मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि कंप्लीट कार्डियक साइकिल बताएगा, लग रहा करके बैठे हैं। और दूसरा है, बताओ ऑप्शन बता दो तो। हाँ सही वाला बताइए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है, लेकिन ये एक कार्डियक साइकिल को नहीं बताता है। ध्यान सुनिएगा, ये बताता है, आंसर है 1 पल्स को बताएगा। 1 पल्स। पल्स जानते हैं क्या है? एक चीज छूट गई, बताएंगे पल्स क्या होती है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक का जो कर्व आपका बना, ये देखिए, ये पूरा जो कर्व बना, ये इस तरीके से, ये एक कार्डियक साइकिल में बना है। तो एक कार्डियक साइकिल में कहेंगे एक ही बार तो ये बन रहा है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल में एक ही तो आएगा। कार्डियक साइकिल का मतलब एक हार्ट बीट में एक बनेगा। तो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल को नहीं बताता है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में ये वाला भी तो आता, ये वाला भी तो आता है, कि खाली अकेले यही रहता नहीं, ये भी और ये भी है, सबको मिला करके एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है पल्स को, एक पल्स। एक पल्स का मतलब समझते हैं, हार्ट एक बार धड़का, कितना जो ब्लड फेंकता है वो कहां जाता है? वो आपकी आर्टरी में जाता है ना। और आर्टरी में प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है? तो आर्टरी में जितनी बार धक्का लगेगा, खून ब्लड का जितनी बार आर्टरी में पुश करेगी ब्लड को, ब्लड जितनी बार आर्टरी में पुश होगा वो एक पल्स मानी जाती है। एक बार हार्ट बीट करेगा तो एक बार पुश होगा। यहीं से पता लगाते हैं ना कि पुश किया है हार्ट ना। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्योंकि वेंट्रिकल के लिए है, किसके लिए है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल पंप करेगा, आर्टरी में प्रेशर आ जाएगा, तुरंत एक पल्स आ जाएगी। लेकिन कार्डियक साइकिल नहीं मानेंगे, कार्डियक साइकिल में ये सब आता है। समझ में आ रहा ना? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से क्या आर्टरी में प्रेशर आता है? बताओ। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी में प्रेशर आता कि नहीं आता? नहीं आता है। आर्टरी में प्रेशर कब आएगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड को फेंकेगा। तो आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन वाला पीक ये है ना। तो पल्स अगर पूछे कि पल्स जो है किससे डिसाइड होती है, तो पल्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आती है। ये पल्स को डिसाइड करेगा, इसकी वजह से आपके आर्टरी में पल्स आता है। ठीक, ये खत्म। और बताइए, इसके बाद अगला टॉपिक है डबल सर्कुलेशन दिया है। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कहां दिखाई देगा बताइए? देखिए, ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट से आपका ये नोट करते रहिए, लंग्स, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं। हार्ट देखिए, जहां से ब्लड चला
वहीं वापस अगर आ जाए तो एक साइकिल पूरा हो जाता है ना। जहां से स्टार्ट वहीं वापस अगर आ जाए तो एक चक्कर पूरा हो जाता है, एक कार्डियक साइकिल। कहां से स्टार्ट करें? लंग्स से कर दें। यहां से देखिए, यहां से ब्लड कहां गया? यहां, यहां से यहां, यहां से वापस यहां, यहां से वापस यहां। लंग्स से स्टार्ट हुआ है, लंग्स में जब दोबारा आएगा तो हार्ट में कितनी बार इंटर करता है ब्लड? 2 बार। हार्ट में ब्लड 2 बार एंट्री लेता है एक चक्कर पूरा करने में, एक कार्डियक साइकिल में। आ रहा ना? यह है डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेट होता है हार्ट में। तो डबल सर्कुलेशन समझ में आया? ब्लड जो है वो इंटर करेगा, इंटर 2 टाइम्स इन हार्ट। हार्ट नोट करते रहिए, इसको करना है। इन ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल में, हर कार्डियक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होके गुजरेगा। डबल सर्कुलेशन कहां कहां देखने को मिलता है? फिशेस को छोड़ दीजिए, फिशेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, बाकी सब जगह क्या है? डबल है, होता है ना। बाकी फ्रॉग से लेकर के लास्ट तक सब डबल है। अच्छा, लंग्स से ब्लड चला हार्ट, हार्ट से लंग्स में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा डायग्राम बना करके, यह है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में। और ये क्या है? यहां से यहां, यहां से यहां, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ऐसे ही पूछा जाता है, बताइए हार्ट में 4 चैम्बर हैं, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ये राइट, ये लेफ्ट, ये सॉरी, ये राइट और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। बताइए हार्ट के 2 हिस्से हैं, एक इधर और एक इधर, है ना। हार्ट में एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। किसको जो है पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, किसको सिस्टमिक हार्ट बोला जाता है? हाँ, इसमें से राइट साइड को हम लोग सिस्टमिक हार्ट बोलेंगे कि लेफ्ट वाले को बोलेंगे सिस्टमिक हार्ट? हार्ट के 2 साइड, एक साइड को पल्मोनरी हार्ट बोला जाता है, एक साइड को सिस्टमिक हार्ट। ये हार्ट जहां ब्लड भेज रहा, देखिए पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं लंग्स के लिए। किसके लिए? लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स के बीच में ही तो हो रहा है हार्ट और लंग्स। और सिस्टमिक टर्म यूज किया जाता है बॉडी के पार्ट के लिए। तो अगर ये हार्ट जो है ब्लड को कहां भेज रहा है? बॉडी पार्ट में, तो बोलेंगे सिस्टमिक हार्ट है। अब बताइए राइट साइड से ब्लड बॉडी में जाता है कि लेफ्ट साइड से जाता है? लेफ्ट साइड से तो जाता है, यहीं से तो जाएगा, यहां से तो फेफड़े में जाएगा ना। तो राइट साइड जो लेफ्ट वाला हार्ट है वो सिस्टमिक हार्ट है, और राइट साइड से ब्लड फेफड़े में जाता है वो क्या है? पल्मोनरी हार्ट है। वापस आने वाला भूल जाइए, जाने वाला, क्योंकि हार्ट किधर ब्लड को भेज रहा है, इसके आधार पर पल्मोनरी और सिस्टमिक। नोट कर लीजिएगा इसको, मैं लिख रहा हूं, देखिए राइट साइड ऑफ हार्ट, हार्ट की जो राइट साइड है कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट। उसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट ट्रांसफर करता है ब्लड को, ब्लड, हाँ, लंग्स के लिए। भाई जहां ब्लड जाएगा वही नाम हो जाएगा। और लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट साइड, वो है सिस्टमिक हार्ट। ये सब खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, जैसे मोबाइल में स्पीकिंग वाला आता है ना, ऐसे इसमें भी चलेगा, बोलते रहिए, लिखते रहेगा वो। इसका काम खत्म। और फिर से समस्या क्या आएगी ना,
क्या समस्या है जानते हैं? दिमाग छोड़िए, हाथ कमजोर हो जाएगा। जब हाथ काम ही नहीं करेगा, हम बोल करके लिखेंगे तो हमारा हाथ नहीं काम करेगा, तो धीरे धीरे सुस्ती आती चली जाएगी। जितनी मशीनरी आ रही है, जितना आदमी को साइंस आराम दे रहा है, उतना उसके शरीर में दिक्कत भी कर रहा है वो। या पुराने जमाने के लोग ना 70 साल पे आंखों में चश्मा नहीं लगता, सुई में धागा डाल लेते थे। आज जो है धागा छोड़ दीजिए तो मोटा चश्मा लग चुका है मोबाइल की वजह से। हाँ, गाजर कितना भी गाजर खा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोबाइल ना बहुत खराब आदत बच्चों में हो गई है। हो गया ये लेफ्ट राइट साइड। अब देखिए एक चीज और पढ़ना, पोर्टल सिस्टम। मैंने कहा था आगे बताएंगे, समझ लीजिए। पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम या इसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन नोट कर लो जल्दी से। पिछला वाला नोट कर लिए थे ना? ठीक। पोर्टल सर्कुलेशन जानते हैं? देखिए, अगर हार्ट है, हार्ट से हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाता है, जाता है ना? अगर शरीर के किसी भी अंग को ब्लड हार्ट के अलावा कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है, अगर शरीर के किसी अंग को ब्लड कहीं और से मिल रहा है, ठीक है, तो जहां से मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे? पोर्टल सर्कुलेशन है। समझ में आया? हार्ट से डायरेक्ट मिल रहा है ब्लड तो वो तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन अगर किसी भी अंग को हार्ट के अलावा कहीं और से मिल रहा है तो वो है पोर्टल। अब ऐसा कहाँ होता है बॉडी में? हमारी बॉडी में एक ही जगह, हमारी बॉडी में कितना है? हाँ, देखिए हमारी बॉडी में जो आपका लेवर है, ध्यान रखिएगा, जो क्या है? लेवर। ये लिवर ब्लड कहां से लेता है? इंटेस्टाइन से लेता है, ठीक है। तो क्या जरूरत है लिवर को ब्लड इंटेस्टाइन से? हार्ट से नहीं ले सकता है क्या? हार्ट से नहीं लेता ब्लड? अगर हार्ट से नहीं लेगा तो लिवर तो मर जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिलेगा ना। ये कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या जरूरत है लेने की ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने की जरूरत क्या यहां से? जब हार्ट हमारे पास है जिंदा, ये लिवर हार्ट से भी ब्लड लेता है तभी ये जिंदा, अदरवाइज मर गया होता कब का। तो ये कहां से भी ब्लड लेता है? ये हार्ट से भी लेता है। कुछ ब्लड ये हार्ट से लेता है। हार्ट से जो ब्लड लेगा वो कौन सा वाला होगा? लिखते रहो जी, साथ में लिखते रहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हार्ट से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हार्ट की सेल को जिंदा रहना है। और इंटेस्टाइन से जो आएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब रीजन समझिए कि इंटेस्टाइन से लेने की जरूरत क्या है उसको, कोई बताएगा क्या जरूरत है? हाँ, बात सही है। लिख लिए हैं? समझाएं? लिख लिया है ना? जल्दी लिख लो इसको। देखिए लिवर बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम करता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड आप बोलते हैं इसको। लिवर के अंदर अगर देखिए इंटेस्टाइन से लेने का मकसद, ये जितना खाना हमने भोजन किया वो सारा भोजन पच करके कहाँ इंटेस्टाइन से अवशोषित होकर के कहाँ जाता है? ब्लड में। तो अगर इसको लिवर में नहीं भेजा जाएगा तो उसमें जो भी बदलाव करने हैं, जो पोषक तत्व तो आपके ब्लड में आए हाथों से, इंटेस्टाइन से में जो ब्लड यहां से निकल करके गया वो अगर सीधे हार्ट में चला जाएगा, किसके द्वारा जाएगा? वेंस के द्वारा, ठीक है। तो जो चीजों को बदलाव करना, चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज क्या करना है? अगर हमने ग्लूकोज ज्यादा ले लिया है तो इसको किस में बदलना रहता है? ग्लाइकोजन में। वो काम कौन करता है? आपका लिवर। तो ब्लड को पहले यहां भेजेंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके तब आगे सर्कुलेट कराएंगे, ठीक है। यहां से जो भी चीज एब्जॉर्ब होती है उनकी प्रोसेसिंग कौन करता है? लिवर।
समझ में आ रहा ना, लिवर करता है। इसीलिए पहले इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जाता है, लिवर में जाता है, फिर लिवर से जाएगा कहाँ, हार्ट में वापस जाएगा, हार्ट में वापस जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन से हो करके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए इसको आर्टरी कहेंगे कि वेन कहेंगे? यहां से ब्लड यहां आ रहा लिवर में, आर्टरी के द्वारा आएगा कि वेन? वेन। आर्टरी, आर्टरी हार्ट से निकलती है। अगर किसी अंग से ब्लड कहीं जा रहा है तो वेन है, ये वेन है पोर्टल वेन। पोर्टल जानते हैं, सेतु, ब्रिज। अगर दो चीजों के बीच में कोई ब्रिज का काम कर रहा है तो पोर्टल है, ठीक। तो यहां से यहां ब्लड जा रहा है, ये पोर्टल वेन के द्वारा जाएगा, पोर्टल वेन। कौन सी पोर्टल वेन होगी? हिपैटिक होगी, क्योंकि ब्लड कहां जा रहा है, लिवर में जा रहा है, और लिवर के लिए टर्म कौन सा यूज करते हैं, हिपैटिक। यहां से ब्लड लिवर में गया, इसलिए हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा गया। यहां से ब्लड लिवर में आएगा, आर्टरी के माध्यम से आएगा, लिवर से ब्लड हार्ट में जाएगा, वेन के माध्यम से जाएगा। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक। समझ में रहा? तीन है ह्यूमन में। आपको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आपके हाइपोथैलेमस में मिलता है, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दिख रहा है, और एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है जो हमारे अंदर नहीं होता, आपको फ्रॉग में मिलेगा, किडनी से संबंधित है वो, ठीक है। लोअर लिम्ब से ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में ना भेज करके पहले कहां भेजता है, किडनी में जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये पोर्टल सर्कुलेशन। एक चीज और देखिए, एक बुक में लिखा है कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये पोर्टल सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल नहीं है, ये कोरोनरी सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेट कहां से कहां कर रहा है। तो आपका ये जो हार्ट है, हार्ट, हार्ट सबको ब्लड देता है, पूरे बॉडी को बेचारा ब्लड देता है, ठीक है। जैसे जो मिठाई की दुकान बना रहा है, ठीक है, फास्ट फूड की दुकान चला रहा है, सबके लिए चला रहा है, तो अपना भी तो यूज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, कभी अपना भी खा लेगा उसमें से। तो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, अपने लिए स्पेशल चाय बनाता है, अपने लिए स्पेशल आर्टरी निकालता है। कहां से निकलती है? जो मेन आर्टरी है ना, एओर्टा, मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं, एओर्टा। यहीं से बाईपास होकर के एक आर्टरी निकलती है जो स्पेशल आर्टरी हार्ट में आती है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। समझ में आया? हाँ बताओ जी, बताइए, बता दो कौन सा। द फॉर्मर इज कॉल्ड द हिपैटिक एंड द लेटर इज कॉल्ड द, क्या लिखा है, रीनल। देखिए रीनल हमने छोड़ इसलिए दिया, मैं बता रहा हूँ, पकड़ो इसको, हमने रीनल को ओरली समझा दिया है आपको, ठीक है। फ्रॉग में मिलता, फ्रॉग में बताया था मैंने रीनल को, याद आ रहा होगा, क्योंकि ये ह्यूमन पार्ट है, ह्यूमन में होता नहीं है, तो ह्यूमन में इसलिए हमको बताना नहीं है, हम वहां बता चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? तो 147 यहाँ है जी। कंपेयर टू दोज इन द ह्यूमन द हार्ट ऑफ, बोल रहा है ह्यूमन की तुलना में हार्ट के फ्रॉग में क्या चेंज होते हैं, क्या अलग होता है। ह्यूमन के तुलना में हार्ट के फ्रॉग में क्या चेंज होता है? देखिए, इट इज नॉट ऑटो एक्साइटेबल। फ्रॉग का जो हार्ट है, फ्रॉग का, वो ऑटो एक्साइटेबल नहीं होता है, नहीं होता है। जितने वर्टिब्रेट हैं सबका हार्ट अपने आप धड़कता है। मायोजेनिक हार्ट होता है कि नहीं होता है? बिजली खुद बनाता ना हार्ट, फ्रॉग का भी बनाता, वर्टिब्रेट है, सही है। ये ऑप्शन नहीं हुआ आपका। हैज 3 चैम्बर एंड दैट इज ट्रू, ये सही आंसर। हैज कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी दोनों में है। मेरी बात सुनिए, तब तुमने गलत बताया ही हमको। हाँ, इन द फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट टू द लिंग। हाँ, तो लोअर पार्ट को किडनी से जोड़ता है। मतलब फ्रॉग के जो पैर होते हैं, पैर से जो नसें आती हैं, खून की नलिकाएं, वो ब्लड को लाती हैं। कौन लाएगा? आर्टरी की वेन।
वेन लाएंगी तो पहले वो ब्लड को हार्ट में नहीं भेजेंगी, पहले वो किडनी में जाएगा ब्लड। समझ में आया? तो यहाँ पर है किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यही सही है। इसमें समस्या क्या जी? क्या दिया है? बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। हाँ तो सही तो है, किडनी। ये प्रॉप की ह्यूमन के लिए नहीं है, ये एक और दो दोनों दिया है। दोनों दिए, ह्यूमन का नहीं है, क्योंकि ये समझा रहा है पोर्टल सिस्टम दो तरीके का आपका मेन आप लोग पढ़ते हैं, होता तीन है, तो तीन बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां तक आ गया। तो हार्ट जो है मेन आर्टरी से एक स्पेशल आर्टरी अपने लिए खुद निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक का चांस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे पढ़ेंगे। तो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? हार्ट से ब्लड निकला, कहां गया? कोरोनरी आर्टरी में गया ना, हार्ट से निकला, कोरोनरी आर्टरी से होता हुआ वापस कहां आ गया? मतलब हार्ट ब्लड फेंका आर्टरी में, आर्टरी से होता हुआ कोरोनरी आर्टरी से होता हुआ हार्ट में वापस आ गया। समझ में आ रहा ना? तो यही है कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड कहाँ आना? वापस हार्ट में ही आना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हार्ट में जो ब्लड आता है वो तो वीनस ब्लड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इम्प्योर। दिमाग में आ रहा ना? लेकिन इम्प्योर कहाँ है? हार्ट ने बढ़िया वाला ब्लड निकाला आर्टरी में और यहीं से साइड से बाईपास करके अपने अंदर ले आया, तो वो तो शुद्ध रक्त है ना, तो ऑक्सीजन वाला है ना। समझ यार? हाँ, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा वेन्स वाला तो वो हार्ट में वापस जाएगा, वो अलग चीज जाएगी। तो ये है कोरोनरी सर्कुलेशन। हाँ हाँ, ये वाल्व समझ लो जी क्या है। देखिए हार्ट में वाल्व आपने कितना पढ़ा है? क्वेश्चन बता दीजिएगा। आपने वाल्व पढ़ा है, एक वाल्व क्या है? एवी वाल्व है ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और ये है एवी। और एक वाल्व आपने इनके अंदर पढ़ा होगा, किसके अंदर? सेमी लूनार। ये जो आपका मेन आर्टरी है एओर्टा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर भी क्या लगा होता है? वॉल्व। ये है सेमी लूनार। 4 वॉल्व पड़े हैं, 4 वॉल्व। इसके अलावा भी वॉल्व होता है क्या? अब जानते हैं, एक सवाल दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि हार्ट से जो वेन आती है, लंग्स से, यार हट जाओ, जो लंग्स है यहां से कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन, सबको पता ना। और इस हार्ट में यहां से एक वेन इंटर करती है, इसको क्या बोलते हैं? वीना केवा, ये भी पता होगा। और यहां से लंग्स में जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है, हार्ट से जो जाता है वो क्या है? एओर्टा। हार्ट के अंदर के वॉल्व तो समझ में आ गए, इसके अलावा भी कहीं वॉल्व होता है तो देखिए, वीना केवा में वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। आपकी जितनी वेन्स हैं सब में वॉल्व होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, वे आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं है। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा वहीं समझा देंगे जब ये अभी आर्टरी वेन वाला टॉपिक आएगा, वहीं एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ भी आपको नहीं आ रहा है, छोड़िए इसको। कोरोनरी सर्कुलेशन समझ में आया? आगे बढ़ जाइए, देखिए इस पर अब समझना आर्टरी और वेन में क्या अंतर है। आर्टरी और ये क्या है? वेन्स। और तीसरा क्या होता है? कैपिलरी। कैपिलरी धमनी, शिरा और केशिका होता है ना। आर्टरी कहाँ होती है? आर्टरी कैसा ब्लड ले जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड। वेन्स कैसा ब्लड ले जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। और इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं बात करेंगे हम,
कैपिलरी में आप नहीं समझ पाएंगे क्या है सिस्टम, ठीक है। सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं चलता, एक आर्टरी छोड़ करके पल्मोनरी आर्टरी, समझ रहे हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि जो हार्ट आपका है ये लंग्स है, यहां से जो ब्लड लंग्स को जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड है। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे एक्सेप्ट वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। हार्टा कैसे हो जाएगा? ये सबको समझ में आ रहा ना? हाँ मत करिएगा जबरदस्ती में, फिर से बता दूंगा, ये एक्सेप्ट वाला आ रहा ना? हाँ सब ठीक आ रहा जी, ठीक। आगे देखिए, हार्ट जो आर्टरी हैं ये डीपली सीटेड हैं, डीपली आपकी बॉडी में आर्टरी शरीर के अंदर है, तो क्या वेन शरीर के बाहर हैं? नहीं, अंदर का सेंस ये है कि शरीर में स्किन के काफी नीचे है, गहराई में है, कुछ जगहों पर ये क्या है, ऊपर है, ठीक है, कुछ जगहों पर क्या है, ये ऊपर है, और ये क्या है, जस्ट बिलो स्किन, जस्ट बिलो स्किन, स्किन के जस्ट नीचे वेन्स है, जो दिखता है ये नस, ये क्या है, वेन्स है। समझ में आ रहा ना? आर्टरी दिखती कहाँ है, यहाँ, तो आर्टरी को ऊपर क्यों, कहीं कहीं ऊपर क्यों बनाया गया है? चेक करने के लिए। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेगा डॉक्टर? हाँ, ऑपरेशन करके तो चेक नहीं करेंगे, डॉक्टर चेक करेगा तो ये तो पकड़ेगा, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर चेक किया जाता है। जानते हैं वेन्स में ब्लड प्रेशर नहीं चेक होता, क्यों? क्योंकि हार्ट ने कितनी तेजी से ब्लड को फेंका ये वैल्यू आपकी आर्टरी में दिखेगी, वेन्स में तो ब्लड टहलता हुआ वापस आता है, तो बीपी उतना ज्यादा फास्ट नहीं रहता है। हार्ट कितनी तेजी से ब्लड फेंका ये आर्टरी में पता लगेगा, वेन्स में तो रिटर्न हो रहा है ना। समझ में आया? अगला डिफरेंस क्या है, थिक वॉल्ड आर्टरी कैसी हैं, थिक वॉल्ड हैं, इनकी दीवार की मोटाई क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा का सेंस ये देखिए, अगर क्रॉस सेक्शन काटा जाएगा तो आर्टरी में ये वेरी गुड 3 लेयर होती हैं, आर्टरी में अंदर जो है जगह कम मिलेगी, देखिए, हाँ ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पाइप है आपके पास, पाइप में बीच में खाली जगह है, तो आर्टरी का एक पाइप है, उसमें अंदर का ल्यूमेन पतला होता है, वेन्स में अंदर खाली जगह ज्यादा होती है। क्यों होती है वो ये देखिए, ये आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है, प्रेशर नहीं है, मैं समझा रहा हूं, अभी मैं सब समझा देता हूं। ये आर्टरी का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, और अगर वेन्स का बनाएंगे तो देखिए ये बनेगा, ये वेन्स का क्रॉस सेक्शन है। ये बीच में जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये ल्यूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन। तो थिक वॉल्ड होती हैं, और ये यहाँ पर ल्यूमेन, ये देखिए ल्यूमेन। तो किसमें स्पेस अंदर ज्यादा है, आर्टरी की वेन, आर्टरी में स्पेस कम होता है अंदर, पाइप पतला है, क्योंकि आर्टरी की दीवार की मोटाई ज्यादा है, आर्टरी की दीवार की मोटाई क्या है, ज्यादा है, इसलिए पाइप के अंदर की जगह कम है, और वेन्स में मोटाई दीवार की कम है, तो पाइप के अंदर की जगह ज्यादा है। आर्टरी या वेन में या हमारी कैपिलरी में कितनी लेयर्स होती हैं बताइए? हमारी जो ब्लड वेसल है, नोट कर लीजिएगा, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कौन सी है, 3 है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इसमें 3 लेयर होती हैं, कितनी लेयर हैं, 3 लेयर है, बाहर की लेयर आउटर, दूसरी लेयर मिडिल, और थर्ड लेयर क्या है, इनर। यहां मैं समझा रहा हूं, 3 लेयर आपको नजर आएगा। ये लेयर सबसे आउटर है, ये कौन सी है, आउटर। ये वाली लेयर मिडिल है, मिडिल, ठीक है।
और सबसे अंदर की लेयर ये हरी वाली है जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये पतली लेयर, ये है इनर लेयर। तो 3 लेयर आपको दिख रही हैं। बाहर वाली लेयर को थोड़ा सा और सही से बना दें। ये देखिए, ये बाहर वाली ये लेयर है जो मैंने पिंक कर दिया है। पिंक वाली लेयर क्या है? आउटर है, ठीक, आउटर। और स्काई ब्लू वाली लेयर मिडिल, और सबसे अंदर की हरी वाली लेयर इनर। सबसे पतली लेयर सबसे अंदर वाली। ब्लड वेसल में सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है? मिडिल। बीच वाली लेयर सबसे थिकेस्ट है, ये सबसे थिकेस्ट होती है, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन, ये थिकेस्ट है। और ये है कैसा? मस्कुलर। ये लेयर कैसी है? मस्कुलर। मतलब जो मसल्स हैं आर्टरी और वेन में संकुचन होता है ना, आर्टरी हमारी फैलती है और सिकुड़ती है यूं, तो ये मसल्स हैं, इसमें मांसपेशियां। यहां पर मसल्स कहाँ है? ये है, देखो जी, ये वाला लेयर मस्कुलर है। हाँ, इसमें भी मस्कुलर है। कैपिलरी में मस्कुलर वाल होती है कि नहीं होती है? कोई बताए? सब में है, तीनों लेयर सब में है, याद रखिए। मस्कुलर वाल इसमें भी होती है, समझ में आ रहा है? कैपिलरी में भी है मस्कुलर वाल। तो आपको ये 3 लेयर मिल गया, आउटर है, इनर और मिडिल। तो आर्टरी थिक वॉल्ड है, क्यों है? अगर कोई भी, ये थिक वॉल्ड जानते हैं क्यों है? क्योंकि बीच वाली लेयर की मोटाई ज्यादा है, यहाँ बीच वाली लेयर की मोटाई क्या है? कम है, देखो। तो आर्टरी में थिक वॉल्ड क्यों होती है? क्योंकि मिडिल लेयर काफी मोटी होती है, मस्कुलर वाली, और वहां मस्कुलर लेयर क्या है? पतली है। यही डिफरेंस है। यहाँ लिख लीजिएगा, ये है थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड है क्यों? क्योंकि मस्कुलर लेयर, मस्कुलर जो लेयर है वो क्या है? वो थिन है, ठीक। और यहां मस्कुलर लेयर, ठीक हो गया ये। इसके बाद में और कुछ बचा नहीं होगा। मैं जान के नहीं बता रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, एक दिन और खिंच जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक दिन और जाएगा, आज मुझे फिनिश करना है, 5 में ये खत्म करना था हमको। ये हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं इसमें। ये आउटर फाइब्रस लेयर होती है, फाइब्रस, ये मस्कुलर है। और ये स्क्वैमस एपिथेलियम की एंडोथेलियम लेयर, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? एंडोथेलियम बोलते हैं इसको, समझ आया? हाँ, तो आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब देख लियो जी सब, देखिए अब है रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कंट्रोल में कैसे आता है? तो अपने दिल को खुद ही समझाना पड़ता ना, क्यों ना? डिस्टर्ब हो जाता है तो खुद ही तो महकाना पड़ता है, यही चीज है। तो देखिए रेगुलेशन कैसे होगा? हार्ट बीट फास्ट है, हार्ट बीट स्लो है, ये काम कौन करता है? हार्ट में अगर नॉर्मली देखा जाए तो हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है। ऑटो रेगुलेटेड का मतलब समझते हैं? और हार्ट एक्साइट भी हो जाएगा, ठीक है, हार्ट काम खुद कर रहा होता है, ऑटो रेगुलेटेड भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाहर से रेगुलेशन करना हो तो बाहर ब्रेन से होता, फिर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो एक लाइन लिखिएगा, हार्ट जो है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद एक्साइट हो सकता है, होता भी है। ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। और जो हार्ट दिमाग से एक्साइट होता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। अर्थवर्म का हार्ट क्या है? और कॉकरोच का हार्ट क्या है? न्यूरोजेनिक है, वो ब्रेन से एक्साइट होता है। अगर ब्रेन काट दिया जाए तो हार्ट में एक्साइटेशन नहीं होगा, समझ आया? ब्रेन अगर हटा दिया जाए तो हार्ट नहीं धड़केगा। लेकिन हमारा हार्ट अगर सब कुछ सिस्टम सेट है तो बीट करेगा। ब्रेन केवल उसकी क्या करता है? थोड़ा सा कंट्रोलिंग करता है, बाकी ये खुद एक्साइटेबल है। और आगे लिखिए, एंड ऑटो रेगुलेटेड भी है। ऑटो रेगुलेटेड, इसका मतलब समझ रहे हैं? हार्ट में रेगुलेटर भी लगा हुआ है।
अब रेगुलेटर बताइए कौन सा हार्ट का? हार्ट में पावर हाउस भी है, हार्ट सिग्नल खुद देता है और हार्ट में रेगुलेटर भी लगा। क्या है रेगुलेटर हार्ट का? ऐसे नोड है, पेस मेकर है ना वो। तो ऑटो रेगुलेटेड किसकी वजह से होता है? ऐसे नोड की वजह से। लेकिन हार्ट को बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ब्रेन से। अब ब्रेन से कैसे होता है? तो रेगुलेशन हम दो तरीके से पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोलिंग होती है और दूसरा किससे होती है? हार्मोन से। हमारे नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोन हार्ट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब हार्ट बीट को फास्ट करेगा और स्लो। कौन कौन से हार्मोन है ये रख लीजिए, एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। ये हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, कोई बताएगा? ये एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? किडनी के ऊपर लगा होता है ना, पढ़े होंगे, हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड लगी होती है, ये दोनों वहीं से बनता है। इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, समझ में आ रहा ना ये? और एक हार्मोन आप और पढ़ेंगे, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। ठीक, ये दोनों हार्मोन ऊपर वाले हार्ट बीट को फास्ट करते हैं, फास्ट द हार्ट रेट। आपके हार्ट रेट को क्या करेंगे? फास्ट करेंगे। गुस्से में ये ज्यादा बनता है ना, जब हमको टेंशन होती है, तनाव होता है, हम स्ट्रेस में आते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बनने लग जाता है। एसिटाइलकोलिन अगर ज्यादा बन रहा है तो ये क्या होगा? हार्ट बीट घटेगा। ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस हार्ट रेट। HR का मतलब लिख लीजिएगा, हार्ट रेट है वो। न्यूरोट्रांसमीटर होना है। क्या है एसिटाइलकोलिन? न्यूरोट्रांसमीटर। ये खत्म यहां तक, इसको समझते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम से कैसे होता है। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला, सबको पता है ना, मेडुला। तो ब्रेन में हमारे एक पार्ट है मेडुला, वो क्या करता है? हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को बढ़ाएगा और घटाएगा। तो आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या है? ऑटोनोमस, पढ़े ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस, जो भी है। एक होता है ANS, एक होता है CNS। ANS वो होता है जो हमारे शरीर में जो एक्टिविटी अपने आप चल रही है, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो ऑटोनोमस से हो रहा है। ऑटोनोमस में भी दो टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, तो मेडुला जो है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को के द्वारा, इसमें दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक, और दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। ये बढ़ाता घटाता, चेक कर लीजिए बुक में क्या लिखा, थोड़ा सा बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा ना। हाँ, तो अगर हमारे ब्रेन को ये हार्ट को कंट्रोल करना होता है तो वो किसका सहारा लेता है? मेडुला का। और मेडुला किसका सहारा लेता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। अब उसमें दो पार्ट है, ये और ये। अगर हार्ट रेट को बढ़ाना है, हार्ट बीट को क्या करना है? बढ़ाना है, तो इसके द्वारा सिग्नल भेजा जाएगा। और अगर इसके द्वारा सिग्नल भेजा जा रहा है तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? कम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटाता है। ठीक है, बताएंगे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कौन फास्ट करेगा? एक ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कौन फास्ट करेगा? ये वाला कि ये वाला? अरे यही, कोई भी चीज प्लस करनी है ये करेगा, कोई भी चीज माइनस करनी है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्लो करना है तो ये काम करेगा, फास्ट करना है तो ये
हार्ट बीट बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, बढ़ाने का काम ये, घटाने का काम ये। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये खत्म हो गया, फिनिश। लास्ट का ही टॉपिक दिया हुआ है, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं, कमियां हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे संबंधित कौन कौन सी कमी हो सकती है, कौन कौन सी परेशानियां इससे हो सकती हैं संबंधित बीमारियां। तो पहली बीमारी कौन सी है? हाइपरटेंशन। हाइपर, ये मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से बता दिया था। ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन होता है। और कितना बढ़ जाना? अगर ब्लड प्रेशर 140/90 होता है, इससे ऊपर निकल गया, नॉर्मल कितना होता है बीपी? 120 और 80। लेकिन अगर 140 या 90 हो गया या फिर इससे हाई हो गया, इससे भी हाई, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक, ये बता दिया था अच्छे से क्या होता है। दूसरा पढ़ना, देखिए दूसरा क्या है? सीएडी। ये है कोरोनरी आर्टरी। इस पे क्वेश्चन आता है, एक ईसीजी से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो, और एक टॉपिक से, तो इसको ढंग से समझ लीजिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। हो गया ये, जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ठीक, नोट हो गया ना? करते रहिए। ये पूरे हार्ट बॉडी को सप्लाई करेगा ब्लड, अपने लिए एक विशेष आर्टरी निकालता है, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं? अपने लिए स्पेशल आर्टरी के माध्यम से ब्लड लेके आता है। ठीक, अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया, क्या हो गया? कहीं ब्लॉकेज, देखिए अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड जो है पूरे शरीर में तो जाएगा, लेकिन हार्ट को ब्लड पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ट को जिस ट्यूब के रास्ते ब्लड आ रहा है उस ट्यूब में अंदर क्या हो गया? ब्लॉकेज। अब देखिए नहीं आ पाएगा प्रॉपरली। अगर एकदम ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट तत्काल डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक, कम ब्लॉकेज है तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, काम करना धीरे धीरे स्लो कर देगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। तो क्यों ये ब्लॉकेज बनता है? या तो फैट जमा हो जाए, या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, या तो कैल्शियम जमा हो जाए आर्टरी के अंदर दीवार पर, तो आर्टरी मोटी हो जाएगी अंदर से, और या तो फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाए। चार चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूं। तो अगर वो चीज यहाँ जमाव हो गया तो क्या हो जाएगा? ये अब ब्लॉकेज को खोलते कैसे हैं? डॉक्टर इसको खोलते हैं ब्लॉकेज को ना, स्टेंट लगाते हैं, छल्ला लगाते हैं, रिंग बोलते हैं ना। वो छल्ला क्या होता है? एक ऐसे ही मशीन होती है, कैथेटर बोलते हैं, उसमें आगे कैमरा लगा होता है और एक रिंग कैमरा, और उसमें रिंग को लगा देते हैं और ऐसे नस के माध्यम से यहाँ से भेजेंगे और कंप्यूटर पर देखते रहेंगे वो कहाँ जा रहा है, और ले जाकर के हार्ट में जहां पर छल्ला पहनाना है वहीं ले जाकर के उसको रोक देंगे। तार को, तार होता है, उस तार को वहीं रोक करके इसके बाद में वहीं से मशीन से खुलाएंगे और वो ये आर्टरी जो है ये फूल जाएगी, ये ब्लॉक खोल देगी, ये आर्टरी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ऐसे ये फूल गया, ब्लॉक खुल गया। ठीक, ये देखिए ब्लॉक यहाँ था, खुल गया। अब यहीं पर एक रिंग पहना दी जाएगी ताकि ये ब्लॉक दोबारा वहां नहीं बनेगा, और कहीं तो बन जाएगा लेकिन वहां नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो है एंजियोप्लास्टी टेक्निक बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर एक चीज लिखिएगा, कॉर्नरी आर्टरी। अरे इधर देख लो जी, ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरी लिख लीजिएगा। कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ C2F2। ये क्या है? कोई गैस है? क्या है ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
हाँ? ये टेक्निक है, ये सी, दो सी है, एक सी कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कोलेस्ट्रॉल, एक कैल्शियम के लिए है, और एक एफ क्या है, फाइब्रस टिश्यू, और दूसरा एफ है फैट के लिए। याद रखिए, भूल जाता है ये सबको, केवल इतना ही जानते हैं कि फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, इतना ही तो पता है ना। दो चीजें आपको नहीं पता है, कैल्शियम जमता है और फाइब्रस टिश्यू, आपको नहीं पता है। ठीक है, हाँ, यूरिक एसिड गांठों में जमा होता है, गठिया उससे होता है, जनरेट होता है, कैल्शियम नहीं। अरे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाते हैं, हड्डियां से कैल्शियम निकलने लगता है, हड्डियां स्पंजी हो जाती हैं, बुढ़ापे में टूट ज्यादा जल्दी जाती हैं। और आर्थराइटिस अलग है, आर्थराइटिस में जानते हैं क्या होता है, आपका जो जॉइंट है, जॉइंट पे एक झिल्ली चढ़ी होती है ना, उस झिल्ली में सूजन आ जाती है, समझ में आया? तो पैर में सूजन आ जाएगा, गांठ जितनी होंगी सूज जाएंगी, ये आपका जॉइंट होगा, ये सूज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक झिल्ली है, दो हड्डी के बीच में एक झिल्ली लगा हुआ है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब बताइए इसकी वजह से समस्या क्या आएगी, अगर ब्लॉकेज हो गया तो दिक्कत क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन भी तो कम मिलेगी, क्योंकि ब्लड के ही माध्यम से तो हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है। तो हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हार्ट में पेन क्रिएट हो जाएगा, चेस्ट पेन, उसको बोलते हैं एंजाइना, तो प्रॉब्लम आएगी चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन क्या है, एंजाइना, पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, लिख लीजिएगा, पेक्टोरिस, इसका पूरा नाम है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, चेस्ट पेन। और ये एक्यूट चेस्ट पेन है, एक्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन, हिल जाएगा आदमी, एक्यूट है। दूसरा क्या है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेल्योर, सोचिए अगर हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हार्ट को खाना पीना और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सही बात है हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो इससे दो समस्याएं जनरेट हो जाती हैं, हो गया। अब एक चीज और समझिए, देखिए एक वर्ड आपको मैं बता रहा हूं, एक है यही, देखिए इसी का जानते हैं दूसरा नाम, अगर आपके कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया है, या किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया है, किसी भी आर्टरी में, मैं लिख रहा हूं, अगर आर्टरी में क्या हो गया है, ब्लॉकेज, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बताइए कोई, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर होगा, सही कर दे रहा हूं, ATH ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज आया तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक है, अगर हमारी आर्टरी क्या हो गई है, स्टिफ, या फिर हार्ड हो गई हैं। सोचिए आर्टरी की दीवार हार्ड हो गई है, हार्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, अब ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, आर्टरी में फुलाव और संकुचन नहीं हो रहा, क्योंकि दीवार मोटी होगी, मोटी तो होती है, हार्ड हो गई दीवार, फाइब्रस हो गई है, कड़ी हो गई है, तो उसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। दोनों में स्पेलिंग में अंतर है, अगर आर्टरी की दीवार स्टिफ हो गई है, हार्ड हो गई है, तो इसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कैसे समझेंगे डिफरेंस, जान लीजिए, यहां आर्टरी में ये आर्टेरियो है, ये एथीरो है, आगे से देख लीजिए स्पेलिंग, एथीरो और आर्टेरियो।
तो आर्टरी की वॉल फाइब्रस हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और लिख सकते हैं आप फाइब्रस। ठीक, कारण जानते हैं क्या हो सकता है इसका? इसका रीजन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो उससे बहुत समस्याएं आती हैं। एक समस्या ये भी आती है कि जो आर्टरी की दीवार है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर आर्टरी की वॉल में इतना पतला जगह है और लगातार प्रेशर हाई रह रहा है, लगातार हाई है, तो दीवार ऐसे बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? लगातार ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो दीवार क्या हो जाए, उसमें गैप जो होगा आर्टरी की दीवार, मैं डायग्राम बना दूं, ये देखिए आर्टरी की दीवार इतनी जगह है, पहले ब्लड प्रेशर हाई है तो एरिया ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लगातार ब्लड फ्लो करेगा तेजी से तो आर्टरी फैलती हुई नजर आएंगी। आर्टरी में एक्सपेंशन जगह ज्यादा, तो आर्टरी में फिर सिकुड़न नहीं आएगी। वो जब एक बार एरिया ज्यादा ले लेती हैं लगातार कई बहुत लंबे समय तक, तो फिर वो सिकुड़ती नहीं है, फिर वो हार्ड हो जाती हैं। तो कारण यही है कि लगातार हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है तो लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दीवार पतली नहीं होगी, सिकुड़ेगी नहीं, वो हार्ड हो गई। वहीं अगला देख लीजिए, अगला कौन सा है? एक और एंजाइना है। एंजाइना मैंने बता दिया। एंजाइना क्या है? चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। अगर दिल में बहुत तेज पेन हो रहा है वो है एंजाइना। क्यों होता है? कारण क्या है? हार्ट के प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना, कॉर्नरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो गया है, उसकी वजह से। देखिए कई कारण है इसके, एक कारण वो नहीं है ब्लॉकेज, और कारण समझ लीजिए। एक इसका रीजन क्या है? एक रीजन है सीएडी। अगर सीएडी हो गया है तो हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, मिलेगा तो सही लेकिन कम, तो कम मिलेगा तो ऑक्सीजन बराबर नहीं आएगी। दूसरा कारण इसका है एक चीज और, अगर हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट काम नहीं करा, सोचिए वेंट्रिकल कम ब्लड भेज रहा है, कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं है, कहीं ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप कर रहा है वो बहुत धीरे से पंप किया, तो क्या बॉडी में ब्लड सफिशिएंट जाएगा? नहीं जाएगा। जब आर्टरी में नहीं जाएगा तो कॉर्नरी में भी कम आएगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। एक रीजन इसका और उसमें लिखा हुआ लास्ट में कहा, एक रीजन और है कंजेशन इन लंग्स। अगर आपके लंग्स में कंजेशन है, कंजेशन समझते हैं? फेफड़ों में कोई फ्लूइड भरा हुआ, जैसे निमोनिया के केस में खरड़ खरड़ की आवाज आती है, बच्चों में आती है ना, उनके जो फेफड़े होते हैं, उनकी जो एल्वियोली होती हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कूपिकाएं। तो कूपिकाओं में क्या हो जाता है? होना चाहिए खाली अंदर से ना, इनमें द्रव भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। तो जब एयर यहां से जाती है कहां? बॉडी में, तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सोचिए फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, तो क्या वहां से हवा, एयर आपके ब्लड में अच्छी खासी आएगी कि नहीं आ पाएगी? क्योंकि पहले ऑक्सीजन यहाँ आएगी, तो जब इसमें मिलेगा तो पानी में ऑक्सीजन जानते हैं कम होती है। पानी में बात, अगर कहीं खाली जगह है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी और उसमें पानी भर दिया जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी ना। तो अगर फेफड़ों में, एल्वियोली में कुछ भी भरा हुआ द्रव, तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन बॉडी में आपके नहीं जा पाएगी, क्योंकि क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यही है कंजेशन। अगर लंग्स में कंजेशन हो जाता है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और बॉडी में कम आएगी तो हार्ट में भी क्या होगी? कम पहुंचेगी, तो हार्ट में पेन आ जाएगा। तो हार्ट का पेन ऐसा नहीं है कि डरना नहीं चाहिए, हमारे पास तो बहुत बार लगातार कई बार हार्ट का पेन हुआ है। हाँ, कई बार हुआ है, एक दो दिन तो लगातार हुआ मुझे। मैं हल्का, बहुत तेज नहीं होता था, हल्का। तो समस्या क्या है? गैस का भी प्रॉब्लम है। अगर गैस की समस्या आपको है, मैं तुरंत डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ईसीजी क्या 2-2 बार ऐसा हुआ, ईसीजी करते हैं कोई समस्या नहीं। तो समस्या क्या है? गैस की समस्या हो जाती है। तो अगर गैस बन रही है वो भी एक रीजन है चेस्ट पेन होने का। समझ में आ रहा है ना? हाँ,
केवल यही नहीं है, ये सारे रीजन नहीं है। लास्ट देख लीजिए, लास्ट क्या है? हार्ट फेलियर। जानते हैं हार्ट फेलियर क्या? अगर हार्ट आपका काम ढंग से नहीं कर रहा है तो हार्ट फेल हो गया, बस इतना समझिए। हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बहुत तेज कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट बीट घट गया, हार्ट से संबंधित XYZ कोई भी समस्या हो रही है तो हार्ट फेल हो गया, बस काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट। लेकिन बुक में जो लिखा गया वो क्या है? बुक में लिखा है कि अगर हार्ट आपका सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो फेल हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड पंप, क्योंकि हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना, अगर वो पंप नहीं कर रहा तो वो फेल हो गया। तो वही डेफिनेशन लिखिएगा जो बुक में लिखा है, ठीक है ना? बुक में जो डेफिनेशन लिखी है सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, वही सेम कॉपी कर लीजिए। एक वर्ड और लिखा है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। ये 3 वर्ड हैं, ठीक। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट बॉडी में सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो हार्ट फेलियर है। ये ज्यादा समस्या वाला काम नहीं है, ये ज्यादा समस्या है, ये ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि हार्ट काम करना बंद कर दिया, जीरो हो गया हार्ट, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, पर्सन मर जाएगा। ये क्या होता है? ये स्टॉप हार्ट वर्किंग, हार्ट की अगर वर्किंग बंद हो गई एकदम तो कार्डियक अरेस्ट, तब आदमी को वापस भेज देते हैं घर। और हार्ट अटैक है तो इसका मतलब क्या है? अब इन दोनों में अंतर बताएंगे। इसमें हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता है, इसमें हमारे हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। अगर हार्ट की मसल क्या हो गई है? कमजोर, तो जाहिर सी बात है कि वो सफिशिएंट ब्लड को पंप नहीं करेंगे, संकुचन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हाँ, हार्ट मसल्स जो हैं, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं, वीक। क्यों कमजोर हो गई हैं? खाना पीना नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ठीक है, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई है? कम हो गई है। अब बताइए ऑक्सीजन कम कैसे मिलेगा? ब्लॉकेज हो गया अगर, या फेफड़ों में पानी वानी भरा हुआ है तो ऑक्सीजन कम बॉडी में आएगी। हमारा 2 रीजन हो सकते हैं कम ऑक्सीजन मिलने के। तो अगर हार्ट की मसल कमजोर हो गई है तो हार्ट अटैक से कार्डियक फेलियर होता है। मसल जब कमजोर हो जाती है तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता प्रॉपरली, जितना भेजना चाहिए उतना नहीं भेजेगा। इसी का एक नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। जब आप डॉक्टर के पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट जब आप देखिए तो उसके पर्ची पर ये लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है रिपोर्ट में, ये लिखा रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक, समझ में। और कहते हैं एक बार हार्ट अटैक आता है, आदमी ने ऊपर नहीं जाता, तीसरी बार में खत्म कहानी हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार जो आता है वो इतना तेज नहीं आता है, क्योंकि ब्लॉकेज तुरंत नहीं बनता है ना, ब्लॉकेज भी धीरे धीरे। तो अगर हल्का ब्लॉकेज बना है तो एक बार जो है अटैक आ जाएगा, लेकिन और तेज बना दोबारा, लेकिन जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा तो तीसरा अटैक वही आता है, तो फिर आदमी बचता नहीं है, ठीक। तीसरा ब्लॉकेज में उसमें ज्यादा। अब क्वेश्चन पर आ जाए, फिनिश हो गया। देखिए टाइम किसी ने बताया नहीं, कम से कम बता दिए होते हमको। चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार आधा घंटा, कल आधा घंटा क्वेश्चन कराएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल मैंने मैसेज किया था, तो अगर मैं मैसेज कर रहा हूं तो क्लास किसी दूसरे की रहेगी, हमको क्या पड़ी है मैसेज करने की? वो मैसेज फिर सर करते ना। कल भी रहेगा, अभी कल शायद फर्स्ट रहेगा।
चला गया ठीक है, कल फर्स्ट रहेगा, बंद कर दीजिए उसको।